बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट के 21 से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे सीरीज़ का अहम तरीन मैच पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी। और खुसूसी बात पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम जो कप्तान है, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 103 रन बनाए, जबकि फ़खर जमान जिन पे जो इमामुल हक और फ़खर जमान ने बैटिंग का आगाज़ किया और फ़खर जमान 8 रन बनाकर अब पवेलियन लौट गए। मगर ये भी बता चलूँ कि बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई और तकरीबन 150 रन से जायद, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खुशाइन पार्टनरशिप रही। ये भी बता दूँ पाकिस्तान ने ये मैच जीता और जीतने के बाद बाबर आजम जो पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान है, उनकी एक और बड़ा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया और साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला, जिन्होंने 86 मैचों में वनडे में के अंदर 13 सेंचुरियाँ बनाई थी, जबकि विराट कोहली भारत के जिन्होंने 83 जो है मैचेस के अंदर जो है वो 13 सेंचुरियाँ बनाई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बाबर आजम है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कारनामा रहा और उन्हें 73 मैचों में 13 सेंचुरियाँ बनाई। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इस वक्त 3 T20 मैचेस भी खेलेगी और जबकि जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का भी सिलसिला जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त जनूबी अफ्रीका में मौजूद है और दूसरा वनडे यानी कि कल खेला जाएगा। अब ये देखना है कि पाकिस्तानी टीम में कितनी चेंजिंग होती है, जबकि फ़खर जमान इस वक्त जो कहा जाता है कि PSL के अंदर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम में एक दफ़ा फिर शमूलियत इख्तियार की। मगर PSL और इंटरनेशनल मैचेस में बड़ा फ़र्क होता है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से शानदार बल्लेबाजी करने वाले फ़खर जमान को जो एक बार फिर टीम में शामिल किया गया, मगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी कि जनूबी अफ्रीका में जाकर वो नाकाम हो गए। अब बात करते हैं अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में कारकर्दगी की, तो पाकिस्तानी बल्लेबाज वहाँ पर शायर है और ख़ुसूसी तौर पे अगर कहा जाए बॉलर की कारकर्दगी, तो एक बार फिर शाहीन शाह आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और उसके साथ साथ जो है शादाब खान ने एक और मोहम्मद हसनैन ने भी एक एक खिलाड़ियों को आउट किया। तो बात क्रिकेट की चल रही है और क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला तो सज चुका है और पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई PSL के बाद, मगर कोरोना वायरस की वजह से जो है वो मुख्तलिफ जो शायकीन क्रिकेट को PSL के दौरान आने की इजाज़त नहीं दी गई। और बात करते हैं अगर हम लोकल क्रिकेट की, तो लोकल क्रिकेट के हवाले से रमज़ानुल मुबारक की आमद का तो सिलसिला शुरू हो चुका है, मगर यहाँ देखना है कि नाइट एंड डे पे रमज़ानुल मुबारक क्रिकेट टूर्नामेंट होंगे या नहीं। ये तो PCB अगर इजाज़त देगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर खेलेंगे या नहीं, ये तो अभी कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट है उनके शेड्यूल अभी सामने नहीं आए। और आज जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल जो दूसरा मैच वनडे खेला जाएगा, तो उसके लिए तैयारियां उरूज पर हैं, यानी कि पाकिस्तानी टीम जो है प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रखा है, बॉलिंग और बैटिंग। मगर एक बात ज़रूर कही जाएगी कि कुछ रोज़ पहले या कुछ महीने पहले तनकीद की जा रही थी कि हेड कोच और बॉलिंग हेड कोच पर, और ये साबित कर दिया जब जनूबी अफ्रीका हमारी टीम पहुंची तो वहाँ वक़ार यूनुस भी मौजूद थे और मिसबाहुल हक भी जहाँ वहाँ मौजूद थे। और इन दोनों की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान उठा था कि आइंदा होने वाली सीरीज़ के अंदर ये टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मगर ये वक्त आने वाला ही बताएगा। मगर अभी उनकी कारकर्दगी ने यह साबित किया कि अभी वो टीम के अंदर मौजूद है। और जनूबी अफ्रीका के अंदर जो सीरीज़ हो रही है उसके बाद से 3 T20 मैचेस का भी आगाज़ होना बाकी है। यकीन तौर पे अभी तो वनडे सीरीज़ की बात कर रहे हैं और वनडे सीरीज़ का सिलसिला भी अभी इस वक्त जारी है और ये देखना है कि पाकिस्तानी टीम ये सीरीज़ जीतने में कामयाब होती है या नहीं। अभी 2 मैच बाकी हैं, जबकि पाकिस्तानी टीम को जिम्बाब्वे का दौरा करना है और वहाँ पर जाके 2 टेस्ट मैच भी खेलने हैं, जो 29 अप्रैल को पहला टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। अगर हम कल के मैच की बैटिंग की बात करते हैं, तो बैटिंग में बाबर आजम ने ज़बरदस्त बैटिंग की, ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, चौके और छक्के भी लगाए और वो
3 रन इन्होंने बनाए और यकीनी तौर पर वो एक पाकिस्तानी कामयाब बल्लेबाज रहे। और वहीं पर हम बात करेंगे इमामुल हक की, तो इमामुल हक ने एक लंबी पार्टनरशिप तो ज़रूर दी और उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद कौमी टीम का हिस्सा भी बने। तो यही कहा जा सकता है कि यकीनी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के मैदानों पर अपनी कारकर्दगी किस तरीके से दिखाती है और यकीनी तौर पर हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें दिखाना भी चाहिए। जब पाकिस्तान में ये सीरीज चल रही थी तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम जब गैर मुल्क का दौरा करेगी और वहाँ की विकेटों पर जाके जब खेलेगी तो वहाँ पता चलेगा कि हमारी टीम की कारकर्दगी क्या होगी। और यकीन तौर पर हमारे मेहमानों की आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान आने हैं वो बिल्कुल स्टेडियम में और यकीनी तौर पर हमारे स्टूडियो तक की भी आने में कुछ परेशानियां होती हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम भी होता है। मगर ट्रैफिक जाम होने के बावजूद भी हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो तक भी आन पहुँचे। और चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और वहाँ आएंगे हमारे मेहमान भी इस वक्त आ चुके हैं तो उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी होगी। ब्रेक में जाने से पहले पाकिस्तानी कारकर्दगी पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बात हो रही थी और यकीनी तौर पर बाबर आजम जिन्होंने 73 मैचों में 13 सेंचुरियां बनाकर ये रिकॉर्ड आपने नाम किया, जबकि हाशिम आमला ने 86 मैचों में 13 सेंचुरियां बनाई और विराट कोहली ने 83 मैचों के अंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त ये बातें चल रही थी कि बाबर आजम जब पाकिस्तानी टीम के लेकर साउथ अफ्रीका पहुँचे तो कहा जा सके वहाँ जाके देखना कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी क्या होगी। मगर वहाँ आज पाकिस्तान ने पहले तीन वनडे के अंदर 0-1 से बढ़तरी हासिल की और यकीनी तौर पे जो कल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान के उस पर भी हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो कि स्पोर्ट्स तजियाकार, इनके साथ मदर अवान भी मौजूद हैं जो कि ये भी स्पोर्ट्स तजियाकार है। जमील अस्सलाम वालेकुम। जब आप ये बताइए कल बाबर आजम ने ज़बरदस्त बैटिंग की और 103 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और फ़खर जमान ने बैटिंग का आगाज़ किया। फ़खर जमान 8 रन बना के पवेलियन लौट गए, मगर एक लंबी पार्टनरशिप हुई इमामुल हक और बाबर आजम के दरमियान और तकरीबन 150 रन से ऊपर की रही। तो आप इनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहोगे? बहुत शानदार कारकर्दगी थी और 177 रन की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप हुई है जिसने मैच का जो पासा था वो पाकिस्तान के हक में पलट दिया था। लेकिन आने वाले खिलाड़ियों ने मतलब हम तो ही सोच रहे थे कि ये मैच 2-3 ओवर पहले पाकिस्तान जो है ना फिनिश करेगा और हम एक मतलब आसानी से ये मैच जो है ना जीत जाएंगे, 2 या 3 विकेटों पे हम ये रन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी जो हम मतलब जो बल्लेबाज हैं जिनको बार बार जो है खिलाया जाता रहा है, मतलब जैसे मोहम्मद आसिफ हैं, वो उनकी कारकर्दगी देख लें या फिर आपने जिनका ओपनर जो है उनका जिक्र किया इमामुल हक ने तो चले मतलब जस्टिफाई किया ना, 80 गेंदों पर 70 रन बनाया उसने, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और बाबर आजम तो देखें वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, टॉप के 3 जो प्लेयर हैं इस वक्त दुनिया के अंदर उनमें से एक हैं ये। तो जो कारकर्दगी जो आपने उनकी बताई है तो मैं ये समझता हूँ कि वो काबिल मुबारकबाद हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र है कि जिस अंदाज में उन्होंने मतलब ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और पाकिस्तान की बैटिंग का पूरा बोझ इस वक्त जो है ना बाबर आजम पे, वो रन करते हैं तो हमारे लिए टारगेट आसान हो गया। पाकिस्तानी जब बॉलर ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने और उनको फील्डिंग करने का फैसला किया, मगर 4 खिलाड़ी हमारे बॉलरों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 4 खिलाड़ियों को 100 रन से कम में आउट किया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इनको जल्द से जल्द आउट कर लेगा, मगर वो 273 रन तक स्कोर ले गए। तो क्या मतलब सबसे बॉलर की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बॉलर की क्या देखें, 55 रन पे हमने 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे उनके। फिर जो पार्टनरशिप हुई है ना ड्यूसन की पार्टनरशिप और डेविड मिलर की, 123 रन की है वो 116 रन की 116 रन की पार्टनरशिप हुई। 55 पे आपने किए, डेविसन ने तो 123 रन स्कोर नहीं उसने 123 किए हैं और 50 उसने भी किए हैं, क्या कहते हैं डेविड मिलर ने। हाँ, इनकी पार्टनरशिप 116 रन की हुई है, 6वीं विकेट की पार्टनरशिप।
तो असल में जब 55 पे आप 4 खिलाड़ी आउट कर ले ना, तो आपके जो बॉलर हैं मिडिल के अंदर जो आके जिनको जिस तरह बॉल करनी चाहिए, देखें शादाब ने बैटिंग अच्छी की, समझे ना, लेकिन जो बॉलिंग जो असल उनका जो वो है, वो बॉलिंग जो है ना उसके अंदर वो मुझे इतना मतलब ये कि मुतासर को नहीं कर क्योंकि वो अगर जब विकेट ना ले लेग स्पिनर तो फिर वो उसका वो मजा नहीं आता। मगर जमील साहब, शादाब खान के जो 33 रन है ना, वो पाकिस्तान की जीत में भी बड़ा अहम रोल अदा करता है। नहीं, जिस स्टेज पे वो खेल रहे थे उनको फिनिश करके भी तो आना चाहिए था, ये भी तो आप कहें ना भाई। आप कम से कम जब आप हम तजिया कर रहे हैं ना, तो तजिया तो ये हमारी टीम है। ठीक है, आपकी टीम है ना, सुने, आपको 14 रन चाहिए 2 ओवर के अंदर, तो इन दोनों को फिनिश करना चाहिए ना, फ़हीम अशरफ को और इसको। आने वाले वो तीनों आपके पास बॉलर हैं, तो अगर आप उन पे अगर आप अब आपको क्या हुआ, आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए थे ना, कब हुए चेज वो आखिरी ओवर की आखिरी के बॉल पे वो नहीं होना चाहिए थे। गैर जिम्मेदाराना शॉट जो है शादाब का, जो पहली गेंद पर ही वो आउट होगा, उसके बाद 4 गेंदें आपकी जो है ना जिस अंदाज में वो खेले हैं, देखें फ़हीम अशरफ नो डाउट, मैं देखें वो आया उसने रन भी कर दिए शादाब ने। मैं फिर आपसे कहूंगा, मेरा तज्जिया है कि फ़हीम अशरफ को उससे ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड से लेके साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लें आप और यहाँ देख लें, जहाँ उसकी बैटिंग जो है ना, उसने बैट्समैनों से ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है, कमाल बैटिंग की है। तो मैं समझता हूँ बहरहाल वो अब जो टीम जीत जाती है ना, तो सारी खामियां जो है दूर हो जाती है। ये बताएं, कल यानी 4 तारीख को दूसरा वनडे होने जा रहा है, तो उसमें कोई चेंजिंग नजर आ रही है आपकी नजर में? मेरी नज़र में तो ये चेंजेस है कि हारिस रऊफ को नहीं खेलना चाहिए उस मैच के अंदर, और उसकी जगह जो है वो जो क्या कहते हैं हसन अली जो कि मैच में ना खेल सके, वो नहीं, जब कोविड की वजह से वो उनको आना चाहिए, और आसिफ अली की जगह जो है, देखें जब हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में 2 विकेट कीपर खेल सकते हैं, दूसरे ममालिक में 3 विकेट कीपर खेल सकते हैं, हमारे यहाँ 2 क्यों नहीं खेल सकते? आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि 2 विकेट कीपर खेल सकते हैं, मगर अभी जो एक कहा जा रहा था कि इम्कान था कि सरफराज अहमद को बहैसियत विकेट कीपर खिलाया जाएगा और रिजवान जो है वो फील्डिंग करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सका। हमारा बोर्ड है, जब चाहे चेंजिंग कर देता है। नहीं, ये तो एक वो चल नहीं थी ना, मतलब जो वहाँ जो टीम मैनेजमेंट बैठी है उन्होंने फैसला किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरफराज जो है बहुत बेहतर प्लेयर है आसिफ से, और उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे रिकॉर्ड उठा के देख लें या हर एतबार से। देखें T20 के अंदर भी जो है ना वो बहुत गैर जिम्मेदाराना खेले और फेल हुए हैं आसिफ अली, और उसको 50 ओवर की क्रिकेट में जहां पर वो नंबर है, ये 6ठा नंबर, जहां पर दबाव आता है और इनिंग को बना के खेलना पड़ता है। मैच में तो कुछ भी नहीं था, जब आपके मतलब 100 क्या कहते हैं इनकी जो पार्टनर 186 रन की पार्टनरशिप, इतनी लंबी पार्टनरशिप के बाद मैच में क्या बचा था मुझे बताएं। अब कुछ हम समझते हैं कि मदर से भी कुछ पूछें कि मदर भी बड़े खामोश बैठे हुए हैं। मदर, हम बात करते हैं रिजवान की, और रिजवान ने किए 40 रन, शादाब ने 33 किए, इसके अलावा जो है इमामुल हक जो 70 रन बना के गए और काफ़ी दिनों के बाद वो एक्शन में नजर आए, तो आप क्या कहोगे? देखें, इमामुल हक ने तो अपनी जो कारकर्दगी शो कर दी, जिस चीज़ पे उसको सिलेक्ट किया गया था, उसने अपना जो है वो बिल्कुल उससे परफॉर्म करके उसने अपने आप को साबित कर लिया कि वो जो है ना उसको सही आपने किया है। मैं समझता हूँ कि जो है ना यहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट है उसको खुद समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने जो है करना क्या है। ऐसा हुआ है कि जैसे आपने दानिश अजीज़ को आपने खिलाया, उसको सिर्फ 3 ओवर करवाए, उसने बैटिंग में भी जो है ना आपको नहीं कर सके। आपने आसिफ को खिलाया, आसिफ से अच्छा बेहतर ये था कि आपने हैदर अली, आपके पास एक आपके पास ऑप्शन मौजूद था, आप हैदर अली को खिला देते। इसके अलावा जो है विकेट कीपर, वही जमील भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि हम जो है ना हमने बस यही तैयार किया हुआ है कि एक ही विकेट कीपर को खिलाना है, दूसरे को हमने खिलाना ही नहीं। जबकि जो है ना अगर आप उसको खिला लेते और उसको एज ए विकेट कीपर खिला लेते और रिजवान को एज ए बैट्समैन खिला देते, वो बेहतरीन जो है वो फील्डिंग भी कर लेता है, कोई हर्ज नहीं था। ये इतना लंबा मैच जाना नहीं था, कम से कम आपको जब आपके लिए एक इतना अच्छी जो है पार्टनरशिप 186 रन की हो चुकी थी, मैं समझ रहा कि ये 1 साइडेड मैच हो जाना चाहिए। मगर हमारी टीम को तो एक आदत सी बन गई है कि हमने जो है वो बड़ा ही सनसनीखेज बनाना है हर मैच को, वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। अब आप देखेंगे जो है ना अगर 3 बॉलें आपकी ज़ाया हो गई आखिरी ओवर में, खुदा ना खास्ता आखिरी बॉल पे अगर शॉट नहीं लगता, प्रेशर भी तो होता है खिलाड़ियों पे, आखिरी ओवर है और प्रेशर है, तो प्रेशर में तो खेलना पड़ता है ना। नहीं, प्रेशर कौन सा प्रेशर था आपके? आप ये देखें कि जो है ना आप जो है 2 ओवर में 13 रन, कोई तो प्रेशर थोड़ी था आपके ऊपर।
कोई शादाब आउट हो तो प्रेशर तो आ गया ना। नहीं, आपने तो खुद अपने ऊपर प्रेशर लिया है। तो हम तो हमेशा प्रेशर लेने के आदी हैं ना। वो प्रेशर ले, हम लोग प्रेशर में खेलना चाहते हैं और प्रेशर में ही जो है ना हम ले रहे थे। जबकि देखें आपकी 187 रन की आपकी पार्टनरशिप हो गई थी, आपने मैच निकाल दिया था और आपने अपने हाथ में कर लिया था और 1 साइडेड मैच हो गया था। उसके बाद सिर्फ जो है ना आपने अपना जो है रन रेट को रोटेट करना था और आपने ईजी जो है ना जीत जाना था। मगर ऐसा बहरहाल एक और बता दें कि साउथ अफ्रीका की वो टीम नहीं है जो टीम होती है। हम जो मैच जीते हैं हमें मगर उनका होम ग्राउंड है जैसे भी देखें, उसकी टीम अभी मैं समझता हूँ कि वो टीम नहीं है जो और उनकी क्या आप समझते हैं कि इस तरीके की फील्डिंग साउथ अफ्रीका कर सकती है? साउथ अफ्रीका की टीम की कभी भी फील्डिंग ऐसी नहीं रही। उसने कैच भी छोड़े हैं, उसने मिसफील्ड भी हुई है, जिसकी वजह से जो है ना आपको थोड़ा एडवांटेज मिला। अगर मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट मैच में वो बेहतर तरीके से आएंगे और आपको जो है ना टफ टाइम देंगे। अच्छा ये बताओ कि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ी को आउट किया, रऊफ ने भी 2 को आउट किया है, तो बॉलिंग के हवाले से हमारा शोबा कहता है, जबकि एक तनकीद की जा रही थी वक़ार यूनुस पर और मिसबाहुल हक पर कि आइंदा सीरीज़ में नहीं होंगे, उन पर बड़ी तनकीद थी। अब उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में भी जो मैचेस हुए उनकी परफॉर्मेंस रही, इसके बाद अगर साउथ अफ्रीका गए वहाँ पहला मैच जीत लिया, तो क्या अब इन पर दोबारा भी कोई तनकीद होने का इम्कान है? देखिए पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं, आपके जितने मैचेस हुए हैं वो तो आपने अपने मुताबिक जो है ना विकेट बनाई है और आपने स्पिन विकेट बना के स्पिन से तो बॉलिंग और बैटिंग कोच तो वही थे ना मेरे भाई। बिल्कुल थे मगर अब असल इम्तिहान अब आएगा, आपका पता चलेगा कि आपने क्या करना क्या है। ऐसा है कि देना यहाँ पर तो पाकिस्तान में आपने अपने मुताबिक विकेट बना ली, स्पिनर लगा दिया और स्पिनरों से आपने करवा लिया। अब यहाँ पर मसला ये कि ना आपको हारिस रऊफ से बेहतर ऑप्शन आपके पास हसनैन था। अब हसन अली था, सॉरी हसन अली था, आप हसन अली को खिलाते। मैं नहीं समझ उससे तो हो सकता है कि हसन अली कोई कोविड में हो, बीमार हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से उनको मैच में ना लिया हो। पर आपके पास देखें, आप इतनी बड़ी टीम लेके जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन तो मौजूद होनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो है कोविड में भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, इंजर्ड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। उस जहन के मुताबिक देना आप वहाँ पर थिंक टैंक जो बैठा हुआ है, इतने सारी सैलरी दे रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं? यही चीज़ें मैनेज करने के लिए कर रहे होते हैं ना। मगर मैं समझता हूँ ये जो मैच तो खैर जीते हैं, चले, ये अच्छी बात है, मैच जीत गए। जितनी बुराइयाँ थी वो जो है ना हम खामोश हो गए। अगर ये मैच हार जाते तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने निकल के आ जाती। मगर अब देखें नेक्स्ट मैच में भी कोशिश करें देना, अगर जीत जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो 3 वनडे की सीरीज में पाकिस्तान ने पहला मैच तो जीत लिया और अब दूसरा मैच कल खेला जाएगा, तो क्या समझते हैं कि क्या सरफराज को खिलाने के कुछ इम्कान नजर आते हैं आपको? मैं बहरहाल इम्कान है कि उसके चांस बनता है। अब इम्कान तो वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वही पैदा कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं, जबकि चांस वहाँ पर इसका बन रहा है कि जो है ना इसके साथ जो है ना देखें आप उसको जहन से बिल्कुल निकाल देंगे। विकेट कीपर को हमने विकेट कीपर की जगह खिलाने, आप उसको विकेट कीपर खिलाएं और रिजवान को खिलाएं, इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत चेंज आएगा। और मैं समझता हूँ आसिफ अली से बेहतर वो बैट्समैन एज ए बैट्समैन खिलाए। आप उसको खिलाएं, एक चांस दे। देखें पहले हम लोगों ने आज से 7-8 साल पहले जो है उसको खिला ही नहीं रहे थे, उसको सिर्फ एक चांस मिला, एज ए ओपनर मिला और उसने साबित कर दिया। तो इस दफ़ा भी आप चांस दे उसको, वो बेहतर तरीके से। अच्छा ये कहा जाता है कि हमने बात की मिसबाहुल हक की भी और वक़ार यूनुस की भी बड़ी तनकीद की जाती थी कि जब वो टूर करके आए थे कि इनको हटा दिया जाए। उसके बाद बोर्ड ने इनको एक और मौका दिया, पाकिस्तान में सीरीज़ हुई, वो कामयाब हुए, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका ले गए। तो शायद हमारे दिल में ये था कि अब उनको आने के बाद हटा दिया, वहाँ एक और पाकिस्तान ने वनडे जीते। तो अब T20 की जो है 3 मैचेस उसके भी होने हैं, अभी 2 मैच वनडे के बाकी हैं। फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका के साथ के अलावा फिर वहाँ जिम्बाब्वे हमारी टीम 29 अप्रैल को पहला टेस्ट मैच खेलेंगी। तो आप इन तमाम तुनियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि देखें ये जो मैच खेला है ना, काबिल मुबारकबाद है, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली है और जीत गए। लेकिन इसको और आसानी से जितना मुश्किल बना लिया, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 19 ओवर के अंदर 88 रन चाहिए थे और इतने ज़्यादा रन नहीं थे जो कि इतने मुश्किल में जो है ना पाकिस्तान टीम आ गई। आपने जो अभी बात की थी ना, देखिए मैं पहले इस जो मैच हुआ है ना, इस पर थोड़ा सा 2 जुमले बोल दूँ कि आप टीम जो होती है ना, टीम हर टूर के ऊपर जो है ना ओपनर चेंज नहीं होते हैं। आप देखें हर टूर पे आपके ओपनर चेंज हो रहे हैं ना, ये नहीं, टीम आप बनाएं, हार जीत से ना होगा, टीम को बनाएं। और टीम बनाने के लिए आपको, अब आपने जैसे इस लड़के को चांस दिया ना, दानिश अजीज को अब आप पूरा मौका दें। प्लेयर बनाने का ये तरीका होता है कि आप उसको पूरा मौका दें सीरीज के अंदर। उसके लिए वो विकेटें, वो कंडीशन बिल्कुल नई थी, बाउंसी विकेट थी वो,
जाहिर है जो उस गेंद पे कोई भी आउट होता है, जो उसका बाउंस था या मतलब जो उसके अंदर, लेकिन उसको जो है ना मौका जो है ना मिलना चाहिए। आसिफ अली की मैं नहीं समझता कि टीम में कोई जगह बन रही है। अब उसके लिए थिंक टैंक क्या फैसला करता है, मैं समझता हूँ सरफराज जो है ना बेहतरीन। देखिए एक बात अपने जहन में रखिएगा, वनडे के हवाले से आपने कहा कि आसिफ अली की जगह नहीं बनती, तो क्या फखर जमान की जगह बनती है? नहीं, फखर जमान को तो आप ये जो पीएसएल की उस पर लेकर आए ना, पीएसएल में तो आसिफ ने भी कुछ नहीं किया, आप उसको ले आए। मैं ये कहता हूं ना कि आप जिनको घुमा फिरा के, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप जिन लोगों को ला रहे हैं ना, अब जैसे इंटरनेशनली अगर उसने मतलब एक सेंचुरी के बाद फखर से वो कारकर्दगी नहीं हो रही ना, अभी आपने ये दिया है, अब इसको भी दे दें, फखर को भी देना चाहिए 3। वो देखते हैं इसके अंदर क्या करता है, क्या अगर परफॉर्म नहीं करता तो एक ऐसा वो बनाएं आपके जो अब आपको मैं बताऊं होने क्या जा रहा है आगे। 2023 के वर्ल्ड कप के लिए अगर जो 1 से लेकर 7 नंबर तक की टीमें हैं ना, वो तो बराह रास्त जाएंगी। भारत में टूर्नामेंट हो रहा है, भारत की टीम भी जाएगी, तो 8 टीमें तो ये हो गई। तो आपको 1 से 7 के अंदर रहना है। अगर आपने 1 से 7 से नीचे आए तो आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेंगे 2023 के वर्ल्ड कप। तो इस लिहाज से ये जीत बहुत अहम है, और ये जो आप और ये सीरीज अगर जीतेंगे तो अहमियत इसकी और बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि अच्छा, अब आप जो आए उसके ऊपर T20 के ऊपर, अब T20 की जो आपकी जो टीम थी ना, नंबर 1 से नंबर 4 पर आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी है। लेकिन आपको एक एडवांटेज ये है कि अभी इनके 2 मैचों के बाद जो है ना, इनके 4 लड़के आईपीएल में चले जाएंगे साउथ अफ्रीका में। तो निस्बतन इनकी टीम जो है ना, अगर पाकिस्तान जो है एक आध मैच जीतता है और सीरीज जीतता है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और फिर 4 जो है T20 हैं, वो भी जीतना चाहिए। लेकिन इन 3 वनडे जो मैचेस हैं, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा मदर, ये बताओ कि पाकिस्तानी टीम जो है जिम्बाब्वे का दौरा कर रही है और वहाँ 19 अप्रैल को पहला टेस्ट मैच खेलेगी, तो आप टेस्ट के अंदर क्या चेंजिंग देखने में आ रही है? आपको कुछ है ध्यान में कौन कौन से प्लेयर चेंज होंगे? क्योंकि कैंप लाहौर में लग चुका है और 7 खिलाड़ी एक्स्ट्रा बुलाए गए, जिसमें नसीम शाह को भी शामिल किया गया है। तो क्या समझते हैं आप? देखिए टेस्ट टीम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली है, मैं कहूँ उसमें इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो ना वो एक 2 टेस्ट उन्होंने लगातार जीते और वो टीम ज़्यादा बेहतर लग रही है और वो बेहतर है। उसमें ज़्यादा इतना जो है वो चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे मेरे ख्याल में, तो मैं नहीं समझता उसका जो है ना करेंगे। अभी हमारी मदर अमान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम मदर रहमान से बातें कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त जो जनूब अफ्रीका के दौरे पर तो है और वहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कर रही है, और यकीन सरफराज के हवाले से बात भी की, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी गुफ्तगू की हम लोगों ने। मगर कहा जाता है कि सरफराज अहमद को यकीन तौर पर T20 या वनडे में चांस देना चाहिए, क्योंकि 2 विकेट कीपर एक टीम में खेल सकते हैं। और जबकि अभी रमज़ानुल मुबारक की भी आमद हो रही है, कोरोना की तीसरी लहर भी चल रही है, तो कराची में भी यकीन तौर पर रमज़ान मुबारक में कुछ टूर्नामेंट हो गए। इसके अलावा आल सिंध, जबकि एक बड़ा टूर्नामेंट जिस वक्त कराची में खेला जा रहा है वो है आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट, और ये लोकल सतह पे 166 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, और बल्कि इस टूर्नामेंट से कई टैलेंट भी सामने आएगा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मगर कुछ जिम्बाब्वे सीरीज़ के हवाले से भी बात करते हैं। जो जिम्बाब्वे की टीम है, हमारा टूर्स है और वहाँ 2 टेस्ट मैच हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 फास्ट बॉलर जैसे ताबिश खान है जिन्हें टीम में लेके जाया जा रहा है। इसके अलावा हारिस रऊफ भी है, हसन अली भी है, शाहीन शाह भी है, धानी भी है। तो ये PSL से कुछ लड़के सामने तो आए। तो क्या समझते कि 5 फास्ट बॉलर होंगे, तो इसमें ताबिश खान को कोई मौका मिलने का इम्कान हैं जो टेस्ट के पहले? मिलना तो चाहिए उसको मौका, लेकिन अब वहाँ की जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि जो यहाँ पर उन्होंने जिनको खिलाया था ना, तो मैं समझता हूँ कि हसन अली की परफॉर्मेंस तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी तो खेलेंगे, ठीक है ना। अब अगर ये 3 फास्ट बॉलर से जाते हैं तो अब देखना होगा कि ये तीसरा फास्ट बॉलर जो है किसको मतलब वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ तीसरा फास्ट बॉलर के तौर पर ताबिश जो है ना, वो सबसे मजबूत मतलब कि मुझे नजर आता है उम्मीदवार, क्योंकि धानी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मगर ताबिश को तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की विकेटों पे देख रहे हैं कि वो तकरीबन जो 800 विकेटें लिए हैं, मगर धानी जो है वो एक स्पीड के लिहाज से एक तेज तरीन बॉलर सामने आया है। मैं यही बात कह रहा हूँ, धानी बहुत अच्छा है
और धानी की जो कारकर्दगी और जो उसके अंदर मैंने वो देखी है ना, लेकिन दोनों बॉलरों में ये है खास बात कि इनमें लगन है, जुनून है इनके अंदर ना, कुछ करना चाहते हैं। तो अगर इनमें से चाहे ताबिश को चांस मिले या शाहनवाज धानी को, तो मैं समझता हूँ कि दोनों जो ना शानदार जो ना परफॉर्म करेंगे। और वो दोनों जो बॉलर हैं आपके, शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, हसन अली को ले लें, वो तो खैर अच्छा वो कर ही रहे हैं परफॉर्म। तो जगह ज़्यादा जो ना बन नहीं रही है, तो एक आधी मतलब लड़की की जगह बनेगी। अब देखते हैं वो किसके नाम कुर्रा फाल निकलता है, किसको मौका मिलता है। क्या क्या समझते हैं कि बैटिंग में भी कोई चेंजिंग है या कोई नया प्लेयर सामने आएगा टेस्ट स्क्वाड में? यार लग नहीं रहा है उसके अंदर तो कोई ऐसी चेंजेस जो ना, क्योंकि इतनी मजबूत जो ना लाइनअप है कि दोनों जो इमरान भट्ट को भी ये जो ना, क्योंकि इन्होंने खिलाए यहाँ पर, उसको देंगे, मौका देंगे। और आबिद अली भी जा रहे हैं, आबिद अली भी जा रहे हैं, फिर अजहर अली है, नहीं इमामुल हक देखिए अजहर अली है, ठीक है ना। ये हो सकता है इमरान भट्ट की जगह ये इमामुल हक को लिया है इसका कारकर्दगी की बुनियाद पे। लेकिन आपकी जो नंबर 4 पे कप्तान है, आपका 5 पे फवाद आलम है, तो ये लाइनअप इतनी स्ट्रांग है ना कि इसके अंदर मुझे कोई ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा कि कोई चेंज होगा। मेजर चेंजेस कोई मुझे नज़र नहीं आ रही। वही तकरीबन वही टीम होगी। एक आध अगर चेंज हुआ तो इमरान भट्ट की जगह अगर इमामुल हक आ गए तो ये हो सकता है चेंज, नीचे फास्ट बॉलरों के अंदर एक आध चेंज हो जाए, बाकी तो सेम टीम खेले। अच्छा मतलब क्या समझते हैं कि हमारी कौमी टीम जब वहाँ टेस्ट मैच खेले तो कुछ स्पिनर में भी कोई चेंजिंग नजर आएगी? तो जमील भाई ने कह दिया कोई टीम में चेंजिंग नजर नहीं आई, तो स्पिनर भी हमारे पास है, मोहम्मद नवाज भी है, दीगर लोग हैं, तो क्या समझते हैं कि कोई चेंजिंग आएगी सामने? देखिए चेंजिंग तो उस वक्त आएगी जब आपके जो है ना स्पिनरों ने कारकर्दगी न दिखाई हो। इस वक्त जो है ना तो शादाब तो नाकाम जा रहे हैं, ना टेस्ट हो या जो भी हो। नहीं, तो उसकी जगह जो है आपके पास जो है ना लेग स्पिनर हैं, आपके पास जो है ना जो साथ लेके जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ज़्यादा वो करेंगे, क्योंकि जो है ना ज़्यादा छेड़छाड़ करने से जो है ना टीम में बैलेंस जो है ना ख़राब करने वाली बात है। वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान में वो दोनों पूरी टीम जो जिस चीज़ से बात हो रही है, आपके पास सऊद शकील भी आपने टेस्ट में रखा हुआ है आपने। तो ये लड़के हैं जो आपने जो बैटिंग लाइन अप नहीं अभी जो है सऊद शकील जो है अभी इस वक्त बीमार है या उनको, तो जिसकी वजह से तो अनफिट है, तो उनकी जगह तो आसिफ अली को लिया गया है ना। तो आसिफ अली भी, मगर आसिफ अली मैं नहीं समझा कि आसिफ अली टेस्ट का प्लेयर नहीं है। उसका जो है ना मैं नहीं समझा कि उसको जो है ना टेस्ट में डालना, उसको ठीक है जी एक जगह जो थी वो खाली थी, उसकी जगह पर उसको डाल दिया, मगर मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ जाएंगे और सैर करके वापस आ जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो है वो इमामुल हक के इस वक्त जो जगह जो जिस तरीके से उसे वनडे मैच खेला है, मैं नहीं समझता कि जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा और उसी बुनियाद पे वो टेस्ट का भी ओपनर बनेगा। उसके बाद आपके पास 1 डाउन पे देखें अजहर है, उसके बाद जो है 2 डाउन पे आपके पास जो है बाबर आजम है, 5वें नंबर पे आपके पास जो है वो फवाद आलम है, तो और उसके बाद जो है रिजवान है, उसके बाद आपके पास फ़हीम अशरफ है। तो कहीं आपके पास कहीं भी एक जगह कहीं भी आपकी खाली नहीं है। उसको यासिर शाह की जगह बन रही है, यासिर शाह की अनफिट है, तो हो सकता है उसकी जगह पर जो है ना वो जो दादू का जो बॉलर है ना, जाहिद महमूद, वो उसका देखिए जाहिद महमूद तो मतलब अच्छा वो तो नोमान भी तो है, अगर नोमान अली भी जा रहे हैं। देखना ये है कि 2 स्पिनर खिलाते हैं या एक खिलाते हैं। अगर एक स्पिनर खिलाते हैं तो नोमान को खिलाएंगे, नोमान को भी बिठा नहीं सकते, उसकी परफॉर्मेंस है। वही तो कह रहा हूं, नोमान को खिलाएंगे। और अगर 2 स्पिनर खिलाते हैं तो फिर जाहिद महमूद के चांस बन जाएंगे। चलो अच्छा है कि कम से कम जाहिद महमूद नहीं खेलते तो एक टूर पर तो चले गए उनको। नहीं वो उनका हक जो है ना, देखिए आप बताऊं इस दफा जो टीम गई है 5 लड़के सिंध के उस टीम में आए, और ये समझ लो सिंध की क्रिकेट के लिए इतना जबरदस्त वो है कि सिंध की क्रिकेट उड़ गई है। और अंडर ये जो आपकी बांग्लादेश टीम गई है इसके अंदर भी जो है ना सिंध के लड़के, तो अब जो है ना पहले तरह सिंध से लड़के आ रहे हैं और आ भी रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। नोमान का देख लें, धानी का देख लें या हसनैन का देख लें, तो ये जो लड़के आ रहे हैं ना, ये शर्जील को देख लें, 5 लड़के जो ना इस जो टीम अभी अनाउंस की है इसके 5 लड़के, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध के लिए। सिंध की क्रिकेट को फरोग देने के लिए मैं समझता हूँ कि अब जिन जिन इलाकों के लड़के हैं वहाँ की क्रिकेट यकीन हर आदमी चाहेगा मैं जाहिद महमूद बन जाऊँ, वो चाहेगा मैं शाहनवाज धानी बन जाऊँ, तो क्रिकेट जो है वहाँ की इम्प्रूव होगी। अच्छा मतलब हम बात करते हैं कि तो हमने कौमी क्रिकेट टीम की बात की, तो हम चलते हैं रमज़ानुल मुबारक की तरफ। और रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है और कराची में ज़बरदस्त क्रिकेट का मेला सजता है डे नाइट का। और यकीन तो पीसीबी के कुछ जो अप्रूवल के होने वाले टूर्नामेंट होते हैं उसमें लेकिन कौमी खिलाड़ी भी खेलते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो टूर्नामेंट होंगे तो क्या पीसीबी की तरह होगा कि जो टीमें हिस्सा लेंगी उनकी भी कोविड होगा, उनके भी कोरोना टेस्ट होंगे, तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है?
देखिए अभी तक तो सिलसिला जो है ना हमें कोई ऐसी चीज़ जो है ना समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो है ना पिछले 2 साल से जो है वो मोइन खान अकेडमी पे जो है जो टूर्नामेंट होता था वो भी नहीं हो रहा। नया नाज़ाबाद में जो है वो भी टूर्नामेंट नहीं हो रहा। ये छोटे मोटे जो जो टूर्नामेंट है ये होंगे, मगर ये पीसीबी से कोई जो है इजाज़त नहीं पीसीबी ले की रहे। इजाज़त तो लेनी नहीं पड़ेगी ना। नहीं ले रहे ये लोग, ये जो है ना ये टूर्नामेंट तो बगैर इजाज़त के हो रहे हैं। तो उसमें तो मेरे कोई प्लेयर खेलेगा नहीं, नहीं कॉन्ट्रैक्ट उसमें प्लेयर नहीं खेलेगा। उसमें वो प्लेयर नहीं खेल सकते जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे। तो उनको वो अगर खेलेंगे तो जारी बात है उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी, मगर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले लड़के जो है ना इस वाले टूर्नामेंटों में नहीं खेलेंगे जी। तो जैसे लोकल रमज़ानों क्रिकेट का तो इस हमारी वक्त वैसे ही बंद हुई हुई है, लोकल क्रिकेट तो हमारी वैसे भी नहीं हो रही। तो रमजान मुबारक में अगर पीसीबी को चाहिए कि परमिशन दे देनी चाहिए। जो देखिए जैसे खुर्रम मंजूर है या दीगर ऐसे खिलाड़ी बैठे वो तो फिर परफॉर्म करेंगे ना। देखिए मसला ये कि इस वक्त जो है ना बड़ी कशमकश में इस वक्त जो है ना चल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है ना अगर सिंध में अगर 6 तारीख से जैसे कि गवर्नमेंट सिंध ऑफ गवर्नमेंट कह रही है कि जो है ना लॉकडाउन करेंगे। अब ये नहीं पता कि ये क्रिकेट की खेलों के ऊपर भी कुछ सिलसिला करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तक जो है पोजीशन सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, और ना ज़्यादा जो है टूर्नामेंट अनाउंस हुए हैं अभी। सब लोग एक तो जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ देख रहे हैं। अगर जो है ना खुदा न खास्ता जो है वो लॉकडाउन लगाते हैं तो सारी बात है पूरी क्रिकेट जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होगा। मगर अभी तक कोई ऐसी क्लियर पोजीशन हमारे पास हमारे सामने, क्योंकि इस वक्त तक जो है ना 10 दिन रह गए हैं रमज़ानों के आगे। तो अभी तक जैसे हम लोग कराची के अंदर काफ़ी अरसे से जो है क्रिकेट करवा भी रहे हैं, टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, रमज़ान टूर्नामेंट भी होते हैं। ये इस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होती हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट अनाउंस हो चुके होते हैं, मगर इस वक्त तक कोई अनाउंस नहीं हुआ। हाँ छुप छुप के कोई जो है टूर्नामेंट अगर हो जाए तो हो जाए, वैसे जो है अभी क्लियर पोजीशन सामने नजर आ रही जब तक हम बात करते हैं आज दिन प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट, और ये कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान का पहला टूर्नामेंट जो लोकल इस वक्त ग्राउंडों पर जारी है, यानी कराची के अंदर, और इसमें कई नया टैलेंट भी आएगा। पीसीबी की इजाज़त से हो रहा है। तो यहाँ कोई खुर्रम मंजूर है या असद शफीक है तो कहीं एक्शन में नज़र आई है अभी? नहीं, अभी जो हमारे मैचेस चल रहे हैं ना, ये हमारे जो मैचेस हैं, ये जो लड़के खेलते हैं ना, ये उन टीमों के अंदर है जिनको हमने बाई दी हुई है। तो जैसे ही ये अब ये 2-2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और 100 तकरीबन 120 मैच तकरीबन जो है ना रमज़ान से पहले हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 183 हमें मैच करने हैं, 168 इसमें टीम्स हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो लड़के हैं, ये सारे लड़के इंशाअल्लाह ताला एक्शन में नज़र आएंगे ईद के बाद। दूसरा जो आपने अभी बात की थी जो रमज़ान क्रिकेट की, रमज़ान क्रिकेट के अंदर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परमिशन लेंगे तो उसके लिए उनकी जो शराइत हैं, अगर आपने मतलब परमिशन लेनी है तो जो मैच टेलीवाइज नहीं हो रहा उसके 5 लाख रुपए हैं, जो मैच टेलीवाइज होगा उसके 15 लाख रुपए हैं। तो इसलिए जो लोग जो परमिशन, अच्छा अब जो यहाँ पर लोग हैं ये भी एक मतलब जाहिर है जो भी लोग कराते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी एक फीस लेके जब वो करके कराते हैं तो फिर जमील भाई हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आपका जमील अहमद साहब, अहमद रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है और कल दूसरा मैच वनडे खेलेगी। ये देखना है कि पाकिस्तान ये मैच जीत कर सीरीज़ अपने नाम करता है। यानी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपके मेहमान रफ़ीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।